नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब थिंक स्ट्रेट के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। फोकस इस पे रहेगा कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को, अपने विचारों को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी, मतलब करियर हो, रिश्ते हों, सब कुछ बेहतर बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस बातचीत का जो मकसद है वो ये समझना है कि हमारे विचार किस तरह से हमारी असलियत गढ़ते हैं और हम इस ताकत को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्सेज में काफी प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात वो यही है कि हमारे विचार हमारी दुनिया को हमारी सोच से कहीं ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और स्रोत बताते हैं कि ये दो खास तरीकों से होता है। पहला है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द सुना तो है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, मतलब आसान भाषा में समझे तो हमारा दिमाग ना वो मिट्टी जैसा है। हम जो सोचते हैं उससे वो ढलता रहता है, बदलता रहता है। अगर हम बार बार मान लीजिए असफलता के बारे में सोचें तो दिमाग में वैसे ही रास्ते, वैसे कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। फिर सफलता के लिए जरूरी कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो हम सचमुच अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं अपनी सोच से? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और दूसरा तरीका है हमारे विचार सीधे हमारे एक्शंस यानी कामों को गाइड करते हैं। अगर हमारे अंदर ये पक्का यकीन है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो हम कोशिश भी ज्यादा करेंगे, है ना? हाँ, ये तो है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे एक कैंसर से लड़ने वाले व्यक्ति का जिक्र है और एक व्यापार में सफल होने वाले का। दोनों ही मामलों में उनका जो अटूट विश्वास था उसने उन्हें लड़ने या सफल होने की ताकत दी। ये विश्वास की शक्ति दिखाता है। ये बात तो बहुत पावरफुल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी अपनी ही सोच हमारे आड़े आ जाती है। स्रोत में इन्हें सीमित करने वाले विश्वास कहा गया है, जैसे यह सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और ये बहुत आम है, हम सब में होते हैं किसी ना किसी लेवल पर। तो इन्हें पहचाने कैसे कि हाँ ये मेरा सीमित करने वाला विश्वास है? इसका एक तरीका है खुद से कुछ सवाल पूछना, जैसे क्या मैं अक्सर मैं नहीं कर सकता या ये नामुमकिन है जैसे वाक्य बोलता हूँ? क्या मुझे फेल होने का डर इतना ज्यादा है कि मैं कोशिश ही नहीं करता? क्या मैं खुद की बहुत ज्यादा आलोचना करता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये एक इशारा है कि शायद ये सीमित करने वाले विश्वास काम कर रहे हैं और फिर अगला कदम है इन्हें बदलना। और वो कैसे करें? ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, आसान नहीं है पर मुमकिन है। स्रोत कुछ तरीके बताता है। एक है अपने नेगेटिव विचारों को चैलेंज करना, उनसे सवाल पूछना। जैसे अगर मन में विचार आए मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, तो खुद से पूछें क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्या सबूत है इस बात का? अच्छा, हाँ, सबूत मांगना खुद से। हाँ, अक्सर आप पाएंगे कि ठोस सबूत है ही नहीं, बस एक डर है। दूसरा तरीका है खुद पर थोड़ी नरमी बरतना। जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं ना मुश्किल समय में, वैसे ही खुद से बात करना। सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और हाँ, सकारात्मक पुष्टि दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, और छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करना। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सब आत्म जागरूकता की तरफ पहला कदम है। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की थी शुरू में कि दिमाग बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत उम्मीद देता है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल एक मसल की तरह। तो इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली? कई तरीके हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई भाषा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इससे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। या फिर नेगेटिव सोच के पैटर्न को बदलकर पॉजिटिव बनाना, ये तनाव और चिंता कम करने में बहुत कारगर है। नई आदतें बनाना, जैसे रोज एक्सरसाइज करना। अभ्यास से वो आदत दिमाग में पक्की हो जाती है। और दिमाग को एक्टिव रखना भी जरूरी है शायद। हाँ, बिल्कुल। दिमाग को नियमित रूप से चुनौती देना, जैसे पहेलियां सुलझाना, नई जगहों पर जाना, नई चीजें पढ़ना, ये सब दिमाग को तेज और लचीला बनाए रखता है। ये सब करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब आत्मजागरूकता। सही कहा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपने विचारों और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, बिना जज किए बस ये देखना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ। इसके लिए कोई टेक्निक्स हैं? हाँ है। स्रोत में कुछ का जिक्र है, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन। बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर या अपने विचारों पर ध्यान देना। दूसरा है जर्नलिंग,
यानी अपनी सोच, अपने एहसासों को लिखना। लिखने से चीजें साफ होती हैं। और तीसरा, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना। और जैसे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे निराशा महसूस हो रही है। और इस जागरूकता से होगा क्या? इस जागरूकता से ही हम उन नेगेटिव विचारों को पकड़ पाते हैं जो हमें पीछे खींच रहे हैं, और फिर हम उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलने का सचेत प्रयास कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितनी बार अपने आप चलने वाले नेगेटिव विचारों पर ध्यान ही नहीं देते। ये तो हुई विचारों को समझने और बदलने की बात। स्रोत में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है। इनका क्या रोल है? हाँ, ये दोनों भी सोच को पॉजिटिव बनाने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। कृतज्ञता का मतलब है अपनी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं उन पर ध्यान देना। कैसे करें इसे प्रैक्टिस? आसान तरीके हैं, जैसे एक कृतज्ञता जर्नल रखना, रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, या फिर दिन भर में ही छोटे छोटे पलों पर ध्यान देना, जैसे अच्छी सेहत, दोस्तों का साथ, या शायद सिर्फ एक सुंदर सूर्यास्त। और दूसरों को धन्यवाद कहना, उनकी तारीफ करना। छोटी छोटी चीजें। और विजुअलाइजेशन, वो क्या है? विजुअलाइजेशन एक और जबरदस्त टूल है। इसमें आप अपने लक्ष्यों को ऐसे कल्पना करते हैं जैसे वो पहले ही हासिल हो चुके हैं। मतलब सिर्फ सोचना और महसूस करना। उस कल्पना में अपनी भावनाओं को जोड़ना, जैसे सफलता की खुशी, गर्व का एहसास, और फिर उस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए ठोस कदम उठाना। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, कृतज्ञता हमें वर्तमान में जो अच्छा है उस पर फोकस कराती है, और विजुअलाइजेशन भविष्य को आकार देने में मदद करता है। बिल्कुल सही। एक तरह से ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं लक्ष्य निर्धारण पर। सपने देखना अच्छी बात है, पर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए साफ लक्ष्य होना जरूरी है। स्रोत में स्मार्ट सिद्धांत की बात है। हाँ, स्मार्ट गोल्स, ये बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव तरीका है। S यानी स्पेसिफिक, साफ, M यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, A यानी अचीवेबल, जो हासिल हो सके, R यानी रेलेवेंट, जो आपके लिए जरूरी हो, और T यानी टाइम बाउंड, जिसकी समय सीमा हो। इसका कोई उदाहरण? जैसे सिर्फ ये सोचना कि मुझे फिट होना है, ये एक इच्छा है, स्मार्ट गोल नहीं। स्मार्ट गोल होगा, मैं अगले 3 महीनों में हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट जॉगिंग करके अपना वजन 3 किलो कम करूंगा और अपना स्टैमिना बढ़ाऊंगा। देखिए, ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल लग रहा है, रेलेवेंट है फिटनेस के लिए, और टाइम बाउंड 3 महीने भी है। और लक्ष्यों को लिख लेना भी फायदेमंद बताया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। लिखने से वो ज्यादा असली लगते हैं और दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, लक्ष्य तय हो गए, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी। उनसे कैसे निपटना है? बिल्कुल आएंगी, ये मानकर चलना ही जरूरी है। स्रोत कहता है कि इसके लिए पहले से तैयारी रखें। सोचें कि क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, समय की कमी, मोटिवेशन कम होना, कोई बाहरी अड़चन। फिर हर संभावित रुकावट के लिए एक प्लान बी सोच कर रखें, जैसे अगर समय कम मिला तो क्या करेंगे, अगर मोटिवेशन गिरा तो खुद को कैसे उठाएंगे। और लचीलापन यानी रेजिलियंस की भी बात है शायद। हाँ, वो सबसे जरूरी है। मतलब अगर आप गिरें, कोई सेटबैक आए, तो हार मानकर बैठ न जाएं, बल्कि उससे सीखें, खुद को संभालें और फिर से कोशिश करें। और मोटिवेटेड कैसे रहें? लंबे सफर में मोटिवेशन बनाए रखना मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ चीजें मदद करती हैं। एक तो अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना, हर छोटे कदम पर खुद को शाबाशी देना। दूसरा, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना, जैसा हमने पहले बात की। और तीसरा, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। ये लोगों वाला पॉइंट रिश्तों पर ले आता है। हाँ, स्रोत कहता है कि मजबूत और सार्थक रिश्ते बनाना भी बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इंसान सामाजिक प्राणी है। अच्छे रिश्ते हमारी खुशी और सेहत दोनों के लिए जरूरी हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है प्रभावी कम्युनिकेशन। प्रभावी कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात साफ और ईमानदारी से कहना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ध्यान से सुनना। सिर्फ सुनने का नाटक नहीं करना, बल्कि सच में सामने वाले की बात को, उसके नजरिए को समझने की कोशिश करना। इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। और अगर असहमति हो तो? तब भी सहानुभूति दिखाना जरूरी है। आप भले ही सहमत न हो, पर आप उनकी बात को समझ सकते हैं, उनके नजरिए का सम्मान कर सकते हैं। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी पॉजिटिव रखना। आई कांटेक्ट, खुला पोस्चर। रिश्तों में झगड़े या मनमुटाव भी तो होते हैं।
उन्हें कैसे सुलझाएं? हाँ, ये तो होगा ही। जरूरी ये है कि कैसे सुलझाते हैं। स्रोत कहता है कि शांत रहना सबसे पहला कदम है। गुस्से में बात बिगड़ सकती है। फिर दोनों पक्षों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, सिर्फ अपनी बात पर अड़े ना रहना, मिलकर कोई समाधान खोजना जिसमें दोनों की थोड़ी थोड़ी बात रह जाए। और हाँ, जरूरत पड़ने पर माफी मांगने और माफ करने से झिझकना नहीं। अच्छे रिश्तों को बनाए रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? दयालु और मददगार बनना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे की तारीफ करना, साथ में क्वालिटी टाइम बिताना, मतलब ऐसा समय जब आप सिर्फ एक दूसरे पर ध्यान दें, और एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करना। ये सब तो रिश्तों की बात हुई। अब थोड़ा काम और प्रोडक्टिविटी पर आते हैं। आजकल की भागदौड़ में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसके लिए भी कुछ कारगर तरीके बताता है। सबसे पहले, कामों को प्राथमिकता देना। सारे काम एक जितने जरूरी नहीं होते। इसके लिए कोई मेथड है? हाँ, एक ABCD मेथड का जिक्र है। A मतलब वो काम जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन्हें आज ही करना है। B मतलब जरूरी है पर A जितने नहीं। C मतलब जो कम जरूरी है, कर लें तो अच्छा है। और D मतलब जिन्हें आप टाल सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं, या शायद करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ABCD ये सिंपल है। हाँ, और इससे क्लैरिटी मिलती है कि पहले क्या करना है। दूसरा बड़ा चैलेंज है विकर्षण, यानी डिस्ट्रैक्शंस। ओ हाँ, फोन, सोशल मीडिया, ध्यान ही नहीं लगता। बिल्कुल, ये बाहरी विकर्षण है। कुछ अंदरूनी भी होते हैं, जैसे चिंताएं, नेगेटिव विचार। इनसे निपटना भी जरूरी है। कैसे? बाहरी विकर्षणों के लिए तो साफ है, फोन साइलेंट पर रखना, नोटिफिकेशंस बंद करना, काम के लिए शांत जगह ढूंढना, एक टू डू लिस्ट बनाना भी मदद करता है। और अंदरूनी विकर्षणों के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास, जैसा हमने पहले बात की, वो बहुत काम आता है। अपने विचारों को बस देखना, उनमें उलझना नहीं। काम को कुशलता से करने के लिए कोई और टिप्स? हाँ, कई हैं। जैसे सिंगल टास्किंग पर फोकस करना, एक बार में एक ही काम। मल्टीटास्किंग अक्सर कम प्रोडक्टिव होती है। बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना, लगातार काम करने से थकान होती है। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करना जहां मुमकिन हो। एक और दिलचस्प नियम है पार्किंसंस लॉ, यानी काम उतना ही समय लेता है जितना आप उसे देते हैं, तो डेडलाइन थोड़ी टाइट रखें। और 2 मिनट रूल, अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो उसे तुरंत कर डालें, टालें नहीं। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अब थोड़ा पैसों की बात करते हैं। हालांकि किताब सीधे तौर पर फाइनेंस पर नहीं है, पर कुछ सिद्धांत तो जरूर लागू होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। सोच का असर तो पैसों के मैनेजमेंट पर भी पड़ता है। सबसे पहले स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। आप पैसा क्यों बचाना या कमाना चाहते हैं? घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए? जब लक्ष्य साफ होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। फिर कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना जरूरी है। दूसरों की सुनकर या भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेने चाहिए। और कर्ज, आजकल ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, कर्ज प्रबंधन एक अहम हिस्सा है। सबसे पहले तो ये जानना कि आप पर कितना और कहाँ-कहाँ कर्ज है, उसे ट्रैक करना। फिर उसे चुकाने का एक प्लान बनाना, कौन सा कर्ज पहले चुकाना है, कितना चुकाना है, और अगर जरूरत पड़े तो किसी वित्तीय सलाहकार से मदद लेने में झिझकना नहीं चाहिए। और पैसों को बढ़ाने के लिए बचत और निवेश? बिल्कुल, नियमित रूप से बचत करने की आदत डालना बहुत जरूरी है, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। और सिर्फ बचत नहीं, उस बचत को समझदारी से निवेश करना भी जरूरी है, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, या जहां भी आपकी समझ और रिस्क लेने की क्षमता हो। अपने खर्चों पर नजर रखना भी अहम है, ताकि पता चले पैसा जा कहाँ रहा है। इसमें भी वही बात आ गई, आत्म जागरूकता, अपनी पैसों की आदतों को समझना। एग्जैक्टली, अपनी वित्तीय स्थिति की जिम्मेदारी लेना और एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखना, रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से बचना। आखिर में बात करते हैं समग्र स्वास्थ्य की, मतलब सिर्फ शरीर नहीं, मन और भावनाएं भी। स्रोत तनाव प्रबंधन पर जोर देता है। हाँ, क्योंकि तनाव आजकल सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, और ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत पर बुरा असर डालता है। जरूरी है कि हम पहचानें कि हमें तनाव किस चीज से हो रहा है, और फिर उससे निपटने के लिए स्वस्थ तरीके अपनाएं, जैसे गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, ध्यान यानी मेडिटेशन, योग, या कोई भी शारीरिक गतिविधि जो आपको पसंद हो। नींद का भी बहुत जिक्र होता है आजकल। और होना भी चाहिए। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नींद में सुधार के लिए
एक रेगुलर रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। रोज एक ही समय पर सोना और जागना। सोने से पहले का रूटीन भी मायने रखता है। हाँ, बहुत। सोने से कुछ घंटे पहले स्क्रीन टाइम कम करना, कैफीन या अल्कोहल से परहेज करना, सोने से पहले कुछ रिलैक्सिंग करना, जैसे किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना, और सोने का कमरा आरामदायक, शांत और अंधेरा होना चाहिए। और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए और क्या जरूरी है? स्वस्थ भोजन करना, ये तो हम सब जानते हैं। नियमित व्यायाम करना, और जैसा हमने पहले कहा, मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखना। अकेलेपन का भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये निकलता है कि थिंक स्ट्रेट के ये जो अंश हैं, ये हमें दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देकर, उन्हें समझकर और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सचेत रूप से बदलकर हम अपनी जिंदगी के लगभग हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, मानसिकता से लेकर लक्ष्य, रिश्ते, सेहत, बिल्कुल। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। और यहाँ शायद एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, हमारे वो अवचेतन विचार जिन पर हम एक्टिवली ध्यान नहीं देते, जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, वो हमारे फैसले और हमारी जिंदगी की दिशा को किस हद तक प्रभावित कर रहे होंगे। ये गहरा सवाल है। चाहे इन अनदेखे, अनजाने धागों को समझना और उन पर काम करना, ये हमारी ग्रोथ का अगला लेवल हो सकता है। बिल्कुल, एक विचार जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए बस इतना ही।